वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। रवि, अंकिता, नीतू, टिंकू जी, अगर आप मुझे देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं तो कमेंट करके बताना भाई। फिर हम आज की क्लास करेंगे शुरू। बढ़िया है एकदम भाई, फर्स्ट क्लास। हम तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आप भी बढ़िया होंगे। पृथ्वी, मंसूर, विपिन, गजाला, लगातार हमारे साथ बच्चे जुड़ रहे हैं और आई होप कि ठंड में आप अपना ध्यान रख रहे होंगे भाई। सर्दी बढ़ गई कल से तो यार, रात मस्त माहौल था, एकदम मजा आ गया। 10-5 दिन का तो है भी माहौल। विकास, नितेश, ठीक है चलो। अच्छा, कल हम क्लास में प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ रहे थे। जय हिंद भाई, वंश जय जय हिंद। ठीक है प्रिंस, गुड मॉर्निंग। तो एक बार फटाफट अगर इसका हम एक फास्ट रिवीजन करें, कोशिश करें कि इसे हम 2-3 मिनट के अंदर पूरा प्रोजेक्टाइल मोशन अगर हम चेक करना चाह रहे हैं, यहाँ देखेंगे। तो बेटा सबने क्या पढ़ा? कोई ऑब्जेक्ट आपने u वेलोसिटी से थीटा एंगल पर फेंका, तो मैंने क्या बताया था आपको कि जहां से आपने पत्थर फेंका और जहां पे जाके फर्स्ट टाइम टच कर रहा है, इन दोनों पॉइंट के बीच की जो दूरी होगी वो रेंज कहलाएगी, हॉरिजॉन्टल रेंज, क्षैतिज परास। ये मैक्सिमम हाइट बनेगी। अगर हम t समय के बाद यहाँ पे चेक करें तो यहाँ पे जो वेलोसिटी है बेटा, इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो तो u cos थीटा ही रहेगा। शुरुआत में हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना था? u cos थीटा वेलोसिटी का, और वर्टिकल कंपोनेंट कितना था? u sin थीटा। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अगर शुरू में u cos थीटा था तो t समय के बाद भी u cos थीटा रहेगा, लेकिन जो वर्टिकल कंपोनेंट है ये हो जाएगा, शुरुआत में था u sin थीटा, t समय के बाद घट के हो जाएगा u sin थीटा माइनस gt। फिर बताया था मैंने कि मैक्सिमम हाइट पर वर्टिकल कंपोनेंट तो समाप्त ही हो जाएगा, मैक्सिमम हाइट पर केवल बचेगी वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट u cos थीटा। किसी वस्तु को फेंकते समय वेलोसिटी u है तो टकराते समय भी u होगी, और जितने एंगल पर फेंकेंगे उतने एंगल पर वस्तु टकराएगी, है ना। ये सारी बातें हम कल की क्लास में पढ़ चुके हैं। अगर ऊपर जाने में t1 समय लग रहा है, नीचे आने में t2 समय लग रहा है, तो जितना समय ऊपर जाने में लगता है उतना ही लगता है नीचे आने में, और ऊपर जाने के समय में अगर नीचे आने का समय जोड़ देंगे तो टाइम ऑफ फ्लाइट बन जाएगा। टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला है 2u sin थीटा बाई जी, है ना। इसके अलावा हमने पढ़ा कि जो रेंज और हाइट अगर आपको बराबर प्राप्त करनी है तो बॉल आपको फेंकनी पड़ेगी tan इनवर्स 4 के एंगल पर, और अगर आपको रेंज हाइट के 4 गुना चाहिए तो बॉल आपको फेंकनी पड़ेगी 45 डिग्री के एंगल पर। ये बातें हमने कल की क्लास में की थी। उम्मीद कर रहा हूं कि सब बच्चों को ये बातें ध्यान होंगी, है ना। तो अगर आपको याद है जो जो शब्द मैंने बोले हैं, मेरे मुंह से शब्द निकलने से पहले अगर आपको सारी बातें याद हैं कि वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्षैतिज घटक नहीं बदलता है, शुरुआत में अगर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट u cos थीटा है तो कुछ समय के बाद भी u cos थीटा ही रहेगा, लेकिन वर्टिकल कंपोनेंट घटने लगता है। t समय के बाद वर्टिकल कंपोनेंट u sin थीटा से घट के u sin थीटा माइनस gt हो जाता है, और मैक्सिमम हाइट पर तो 0 ही हो जाता है। तो ये अच्छी बात है, आपको याद है। तो एक मैंने बताया था कि मैक्सिमम हाइट पर जो वेलोसिटी है और जो एक्सेलरेशन है, इनके बीच में जो एंगल बनता है वो बनता है 90 डिग्री का, है ना। ये बातें आपको बताई। एक कह रहा जी सैटरडे को भी क्लास ले, संडे को आके आपके घर पर रिवीजन भी करा देंगे विकास, है ना, ज्यादा बढ़िया रहेगा। मजा नहीं आ जाएगा? कितना मस्त मजा आएगा। मंडे टू सैटरडे क्लास 6 दिन, और संडे को आपके घर पे आके बैठ के चाय भी पी साथ में, और रिवीजन भी करा दिया 6 दिन का। अद्भुत ही हो जाएगा काम, है ना। तो इस तरह की हमने कुछ बातें कल करी थी, और रेंज और हाइट के फॉर्मूले भी हमने आपको लिखवाए थे साइड में। एक बार और लिख देते हैं ताकि आपको भी याद हो जाए, मुझे तो याद हो ही जाए। u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, और हाइट जो है वो है u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। ठीक, चले आगे बढ़ते हैं। अब बेटा इसमें प्रोजेक्टाइल मोशन में अब केवल एक आध चीज रह गई है जो हमें ध्यान रखनी है अपने लेवल पे। देखो अब हमें बेटा इसमें देखो ध्यान क्या रखना है। जैसे मैंने क्या किया यहाँ पे, जब मैंने कल आपके सामने इस बॉल को u वेलोसिटी से थीटा एंगल पर फेंका था, तो मैंने आपको बताया था भाई जो रेंज आएगी वो आएगी इतनी, u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। तो मैंने सोचा कि यार एक काम करते हैं, इस बॉल को मैं जमीन से
हॉरिजॉन्टल से क्षैतिज से थीटा एंगल पर फेंक रहा हूं। अगर हम एक काम करें, इस बॉल को थीटा एंगल पर ही फेंकें, लेकिन क्या करें, है ना, लेकिन इस बॉल को हम थीटा एंगल पर फेंके तो, लेकिन हॉरिजॉन्टल से नहीं, इस बॉल को हम थीटा एंगल पर फेंकें इस वर्टिकल लाइन के साथ में, है ना। तो अगर हम बॉल को जमीन से थीटा एंगल पर फेंक रहे हैं, जमीन से थीटा एंगल पर, तो रेंज का फॉर्मूला आ रहा है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। तो नीचे 2g नहीं लिखे हैं, अच्छा सॉरी, हाइट के फॉर्मूले में 2g आएगा। अच्छा, अब अगर बेटा मैं बॉल को जमीन से थीटा एंगल पर फेंक रहा हूं, तो फॉर्मूला बना यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। अब मैंने कहा एक काम करते हैं, जमीन से थीटा एंगल नहीं बना रहे, इस वर्टिकल ऊर्ध्वाधर लाइन से अगर मैं थीटा एंगल पर बॉल फेंकता हूं तो देखते हैं क्या फर्क पड़ेगा। अब मुझे एक बताओ, अगर मैं इस वर्टिकल लाइन से थीटा एंगल बना रहा हूं तो जमीन से एंगल कितना बचेगा, 90 माइनस थीटा। यानी एक्चुअल में मैं ये चेक करना चाह रहा हूं कि जब जमीन से एंगल थीटा था तो रेंज का फॉर्मूला ये था, जब जमीन से एंगल 90 माइनस थीटा होगा तो रेंज के फॉर्मूले पे क्या फर्क पड़ेगा, है ना, तब क्या फर्क पड़ेगा। तो एक काम करो बेटा, इस थीटा में आप 90 माइनस थीटा पुट कर दो। भाई जब थीटा एंगल है जमीन से तो रेंज ये है, 90 माइनस थीटा पे क्या होगा, तो थीटा की जगह 90 माइनस थीटा पुट करके चेक कर लेते हैं। तो हमने देखा रेंज हो गई यू स्क्वायर साइन 2, और थीटा की जगह क्या पुट करना है हमें, 90 माइनस थीटा, नीचे लिखा है जी। तो ये हो गया यू स्क्वायर साइन 2 के अंदर मल्टीप्लाई होगी तो टोटल बन जाएगा 180 माइनस 2 थीटा। अब यहाँ पे आपका मैथमेटिक्स चेक होगा। किसी बच्चे को पता है कि साइन 180 माइनस 2 थीटा कितना होता है। भाई देखो साइन 180 है तो 180 पे साइन कोस में नहीं बदलेगा, वो 90 पे बदलता है। तो ये लिखा है 180 माइनस 2 थीटा, तो यानी साइन रहेगा जुगातू, और 180 माइनस पे आपको पता होगा कि 180 माइनस पे और 90 प्लस पे साइन का साइन भी चेंज नहीं होगा, ये प्लस का प्लस ही रहेगा, माइनस होता तो माइनस रहता। तो ये मेरे पास क्या आएगा बेटा, ये साइन 180 माइनस 2 थीटा होता है, साइन 2 थीटा। ये मैथ में पढ़ लेना अपना, ठीक है। तो मैंने क्या देखा कि भाई मेरे रेंज के फॉर्मूले पे कोई फर्क पड़ा ही नहीं। यानी अगर मैं जमीन से एंगल थीटा बनाऊं तो भी रेंज का फॉर्मूला यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी आया। जब मैंने जमीन से एंगल 90 माइनस थीटा लिया तब भी मेरा फॉर्मूला यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी आया। दोनों केस में तो मेरा फॉर्मूला सेम ही है। गजब। यानी कि पेपर में हमारे से पूछेगा कि वो कौन से दो एंगल हैं, वो कौन से दो कोण हैं जिन पर हमें हॉरिजॉन्टल रेंज क्षैतिज परास से मिलती है। तो अब बॉल को थीटा एंगल पर फेंको और उतनी स्पीड से 90 माइनस थीटा फेंको, दोनों केस में रेंज बराबर मिलेगी। तो पेपर में ऑप्शन दे देगा कि कौन से दो एंगल रेंज से मिले। ऑप्शन लिख देगा थीटा 2 थीटा, थीटा 90 माइनस थीटा, थीटा 180 माइनस थीटा, ऐसा कुछ बना देगा। तो हम बोलेंगे कि चाहे बॉल फेंको थीटा एंगल पे चाहे फेंको 90 माइनस थीटा पे, दोनों केस में रेंज मिलती है सेम। तो यहाँ पे लिखेंगे हम फोर एंगल थीटा एंड 90 माइनस थीटा कोमा हॉरिजॉन्टल रेंज रिमेन सेम। हिंदी में लिखेंगे कोण थीटा और 90 माइनस थीटा के लिए, कोण थीटा और 90 माइनस थीटा के लिए, कोण थीटा और 90 माइनस थीटा के लिए क्षैतिज परास समान होती है। कोण थीटा और 90 माइनस थीटा के लिए क्षैतिज परास समान होती है फॉर एंगल थीटा एंड 90 माइनस थीटा हॉरिजॉन्टल रेंज रिमेन्स सेम। अब थोड़ा सा चीज को हम और फील करते हैं कि जो रेंज आएगी थीटा पे वही आएगी 90 माइनस थीटा पे। इसका देखो मतलब क्या है, जो रेंज थीटा पे है वही 90 माइनस थीटा पे है। तो एक काम करते हैं, हम थीटा की कोई वैल्यू चूज कर लेते हैं। तो बेटा मैंने मान लो कि थीटा ले लिया 30 डिग्री। अगर मैं थीटा लूंगा 30 तो 90 माइनस 30 कितना आएगा, 60 डिग्री आएगा। यानी कि जो रेंज आपको 30 डिग्री पे मिलेगी वही 60 पे मिलेगी। आप बॉल को 30 पे फेंको
उतनी स्पीड से 60 फेंको, दोनों केस में रेंज सेम, बस हाइट का फर्क आएगा। आपको पता भाई 90 डिग्री पे हाइट मैक्सिमम मिलती है, यानी बड़े एंगल पे ज्यादा हाइट मिलती है। यानी आपने बॉल को चाहे ऐसे फेंको 30 डिग्री पे, तो जितनी रेंज आपको 30 डिग्री पे मिली उतनी मिलेगी आपको 60 डिग्री पे, आपको हाइट ज्यादा मिल जाएगी, ये फर्क पड़ेगा। यानी आपकी बॉल ज्यादा समय तक हवा में रहेगी। भाई यहां से आपने बॉल फेंकी, यहां टकरा गई 1 सेकंड के बाद ही, बड़े एंगल पर एक जगह 1.5-2 सेकंड में टकराएगी, पर टकराएगी वहीं पे जो 30 डिग्री पर रेंज है वही 60 पे है। ऐसा यहाँ पे थीटा के लिए आप ले लो बेटा 15 डिग्री, तो जो रेंज आपको 15 पे मिलेगी वही मिलेगी 75 पे। यहाँ ले लो 0, जो रेंज मिलेगी आपको 0 डिग्री पे वही मिलेगी 90 पे। यहाँ ले लो आप 20, जो रेंज मिलेगी 20 वही मिलेगी 70 पे। आप कहोगे सर ऐसा तो बहुत सारे केस बन जाएंगे, यहाँ रखो 5, यहाँ 85, यहाँ रखो 2, यहाँ 88, यहाँ रखो 3, यहाँ 87, यहाँ रखो 9, वहाँ 81, तो कितने केस याद करें? कुछ याद नहीं करना। आप ऐसा ध्यान रखो ना कि भाई अगर आप दो एंगल जोड़ दो और दो एंगल जुड़ते ही अगर 90 डिग्री बन जाए, अगर दो एंगल जुड़ते ही 90 डिग्री बन जाए तो समझ जाना उन दोनों पर रेंज सेम रहेगी। भाई 30 और 90 का 30 और 60 का सम भी कितना 90, 15 75 भी 90, 0 90 90, 20 और 70 भी 90, और थीटा 90 माइनस थीटा को जोड़ेंगे तो भी 90 आएगा। यानी दो एंगल जुड़ते अगर 90 बनेंगे तो रेंज सेम है। यानी दोनों एंगल एक दूसरे के रेसिप्रोकल, पूरक कोण नहीं, रेसिप्रोकल नहीं क्या बोलेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, पूरक कोण होने चाहिए एक दूसरे के, कॉम्प्लीमेंट्री पूरक। यानी अगर एक 12 है तो फिर दूसरा 78 हो, यानी दोनों का सम 90 हो, उन्हें कॉम्प्लीमेंट्री कहते हैं। तो अगर दो कोणों का योग 90 डिग्री बनेगा तो उन पर रेंज कैसे आएगी? सेम। तो अब ज्यादा अच्छा है कि आप ये लिख लो, इफ सम ऑफ टू एंगल्स, इफ सम ऑफ टू एंगल्स इज 90 डिग्री, कोमा द हॉरिजॉन्टल रेंज, द हॉरिजॉन्टल रेंज, the horizontal range for these two angles, for these two angles will be same। हिंदी में लिखेंगे, यदि दो कोणों का योग 90 डिग्री हो, यदि दो कोणों का योग 90 डिग्री हो, इफ सम ऑफ टू एंगल्स इज 90 डिग्री, यदि दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो उन दोनों कोणों के लिए, तो उन दोनों कोणों के लिए क्षैतिज परास समान होती हैं। द हॉरिजॉन्टल रेंज फॉर दीज टू एंगल्स विल बी सेम। यदि दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो उन दोनों कोणों के लिए क्षैतिज परास समान होती हैं। यदि दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो उन दोनों कोणों के लिए क्षैतिज परास समान होती है। ठीक है। तो अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछ लूं कि भाई अगर एक एंगल 22 डिग्री का है तो दूसरा एंगल कितना होना चाहिए कि रेंज सेम आए? प्रवेंदु, शुभम, अंकिता, विजय, रवि, पुष्पांजलि, एक बेटा करो क्वेश्चन ये कि अगर आपसे कहा जाए कि अगर एक एंगल 22 डिग्री का है तो दूसरा एंगल कितना होना चाहिए कि सेम स्पीड से फेंकने पर दोनों केस में जो है वो रेंज सेम आए? बताओ ये। ट्रेन ने तो देखो नितेश भाई से ये नहीं हो पा रहा कि दो सम 90 होना चाहिए, 78 लिख रहा है, गजाला भी 78 लिख रहे हैं। ये मैंने इसलिए पूछा 20 बच्चों में सर्वे कराओ तो भारत की राजधानी क्या है या भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन है वो भी गलत बता देंगे। 78 लिख रहे हैं। अरे अगर एक एंगल 22 है तो दूसरा 68 होना चाहिए, 68 और 22 जोड़ के देख लो, 60 और 20 80, और 8 और 2 10, 90 हो गया। 78 और क्यों लिख रहे हो भाई तुम? लव टिंकू प्रिंस सबका सही है भाई, दो कोणों का योग 90 डिग्री होना चाहिए, 100 डिग्री नहीं कहा मैंने, जो 78 लिख रहे हो तुम। ठीक, चलो। तो ये बेटा हमारा जो प्रोजेक्टाइल मोशन है इसमें अगर आपने जितने पॉइंट मैंने बताए अगर आप इतने ध्यान रख लेंगे
तो जर्नल साइंस पे जहाँ क्वेश्चन आते हैं आपका काम चल जाएगा। ठीक है, अरे भैया ठीक है, 68 आ गया, ठीक। एक ढंग का क्वेश्चन पूछता हूँ ना, 4 कमेंट आते हैं, 68 में कमेंट भर दिया तुमने। अब आगे आते हैं। अब यहाँ पे एक चीज देखना, एक बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, इसके हम 2-3 वैरायटी अभी लिखेंगे। इसका बताओ आंसर। भाई मान लो कि एक बच्चा जो है वो एक ट्रेन में बैठा हुआ है ना, ये ट्रेन मान लो, ये ट्रेन का डब्बा है कि तुमको सर ट्रेन ऐसी नहीं होती। ये ट्रेन जो है ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है, नियत वेग से चल रही है, ये नियत वेग से। अब इसके अंदर एक छोटा बच्चा बैठा है, बच्चा बड़ा खुश है, अपने मामा के यहाँ जा रहा है। भाई खुश तो होना ही है इसे। अब ये जो बच्चा इसके अंदर बैठा हुआ है, ट्रेन लगातार एक वेलोसिटी से मूव कर रही थी, मस्त ट्रेन चल रही है। अब इसने अपने ट्रेन में एक एप्पल निकाला या एक सिक्का निकाला, एक कॉइन निकाला, कॉइन अपने हाथ पर रखा और इस कॉइन को इसने ऊपर की तरफ उछाला। तो बेटा जब कॉइन नीचे आएगा तो इस बच्चे के पीछे गिरेगा या इसके आगे गिरेगा। अगर चलते हुए ट्रेन में कोई बच्चा जो है वो एक सिक्का ऊपर की तरफ उछाले तो आपको बताना है कि चलती हुई ट्रेन में जब कोई बच्चा एक सिक्का ऊपर की तरफ उछालेगा तो क्या होगा। आगे गिरेगा, पीछे गिरेगा, कहाँ गिरेगा। तो बेटा इसका आंसर देंगे कि अगर ट्रेन कांस्टेंट वेलोसिटी से नियत वेग से चल रही हो तो उसके अंदर उछाला गया सिक्का ठीक बच्चे के हाथ में आके गिरेगा। शुभम और पूर्वेंदु बता रहे हैं। तो आप खुद सोचो बेटा, एक ट्रेन अगर मान लो कि 100 किलोमीटर पर घंटे की वेलोसिटी से जा रही है, लगातार 100 की वेलोसिटी से, है ना, और अगर आप उस ट्रेन के अंदर बैठे हुए हैं ना, तो आपका शरीर भी, रोहित, बादल, नितेश, आप ठीक उसी वेलोसिटी से मूव कर रहा होता है। अगर ट्रेन की वेलोसिटी 80 है तो आपके शरीर की भी 80 है। अगर आपके पास कोई बैग रखा हुआ है तो वो बैग भी उतनी वेलोसिटी से भाग रहा है। तो ट्रेन जब भाग रही है तो उस ट्रेन के अंदर जो भी कंपोनेंट है, भाई ट्रेन अगर 100 से भाग रही है तो ट्रेन के अंदर कोई बल्ब लगा है, जो भी उसके पार्ट है सबके सब सेम ही वेलोसिटी से भाग रहे होते हैं। आप उसके अंदर भागे रहे बैठे हैं तो आपका शरीर भी 100 की वेलोसिटी से भाग रहा है। अब हाथ में आपने ले रखा है सिक्का, तो बेटा जैसे आपने सिक्का उछाला, ठीक, तो जो आपके हाथ में सिक्का था इसकी वेलोसिटी भी कितनी थी, 100 ही थी, और आपके शरीर की भी 100 है क्योंकि ट्रेन 100 से भाग रही है। आपने सिक्का उछाला आगे, तो बेटा अगर जो आपका जो शरीर है अगर वो 1 सेकंड में 1 मीटर आगे गया है ट्रेन के साथ साथ, तो सिक्का भी 1 सेकंड में 1 ही मीटर आगे जाएगा, ठीक आपके हाथ में आके गिरेगा। ये हम यहाँ पे एयर रेजिस्टेंस, हवा का प्रभाव नेगलेक्ट मान के चल रहे हैं कि एयर रेजिस्टेंस नहीं है। अगर हवा का प्रभाव ना हो और आप सिक्का ऊपर उछाले चलती हुई ट्रेन में, आपके हाथ में गिरेगा। कई बार आपने क्या नहीं, मान लो ट्रेन में बैठे हैं, आपस में खेल रहे हैं, अपने हाथ में एक बॉल ले रखी है, बॉल को लगातार ऐसे करते रहो, लगातार आपके हाथ में आके गिरती है वो। तो ट्रेन कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करे तो सीधा सिक्का आपके हाथ में आके गिरेगा, ठीक है, आपके हाथ में। लेकिन अगर ट्रेन की वेलोसिटी कांस्टेंट ना हो, ट्रेन एक्सिलरेट कर रही हो, ट्रेन की वेलोसिटी जो है वो अभी 80 थी, आपके हाथ में सिक्का है, तो आपके शरीर की और सिक्के की वेलोसिटी भी 80 है, और आपने सिक्का उछाल दिया और मान लो बेटा ट्रेन ने अपनी वेलोसिटी बढ़ा के कर ली 90, तो जो सिक्का जब आपने फेंका था तो उस सिक्के के पास आगे की तरफ को वेलोसिटी 80 थी, सिक्का आपने ऊपर की तरफ को उछाला तो सिक्का तो बेटा 80 की वेलोसिटी से आगे बढ़ेगा, लेकिन ट्रेन ने वेलोसिटी बढ़ा कर ली 90, तो सिक्का आपके पीछे गिर पड़ेगा। तो चलती हुई ट्रेन में सिक्का आपके पीछे तब गिरेगा अगर आपने, जैसे कभी घर ट्राई करके देखना, अपने भाई से कहना कि भाई मैं 1 2 3 बोलूंगा, अभी कार मान लो कि रुकी हुई है, और बोला कि जैसे मैं एक बॉल उछालूंगा ना तो तुरंत कार को ऐसे आगे एक्सीलेट कर देना, उसकी वेलोसिटी कर देना 0 से 10 या 20। या मान लो आपके भाई जो कार चला रहा है, अभी कार की वेलोसिटी केवल 20 है, बहुत हल्की हल्की है, भाई से कहना देख मैं 3 बोलूंगा और 3 करते ही गाड़ी की स्पीड बढ़ा देना, मैं ऊपर की तरफ बॉल उछाल रहा हूं। आपने बोला 1 2 3, आपने ऊपर की तरफ बॉल उछाली, भाई ने वेलोसिटी कर दी 30 से 40, तुरंत देखना वो बॉल आपके हाथ में नहीं गिरेगी, पीछे गिरेगी। तो अगर ट्रेन एक्सीलेट करे, ट्रेन अपनी वेलोसिटी को बढ़ाए तो बॉल पीछे रह जाएगी। अब आपने भाई से कहना, आपका भाई गाड़ी चला रहा है 70 की स्पीड पे, आपने देख लिया हाईवे पे कोई नहीं है पीछे साइड वाले मिरर से, अब बोलना है कि मैं बॉल ऊपर उछालूंगा, तुरंत ब्रेक मारना खींच के। उसने कहा कि ठीक है।
आपने बोला 1 2 3, आपने बॉल ऊपर उछाली, आपके भाई ने खींच के ब्रेक मार दिए तो बॉल आगे गिर पड़ेगी, क्योंकि जब बॉल हाथ से रिलीज हुई तो बॉल को तो 70 की वेलोसिटी से आगे की तरफ को मूव करेगी वो, और आपने गाड़ी की वेलोसिटी कर दी 70 से 20 तो आगे गिर पड़ेगी। तो चलती हुई ट्रेन में या चलती हुई कार में तीनों केस संभव हैं कि उछाली गई बॉल आपके हाथ में गिर जाए, उछाली गई बॉल पीछे गिर जाए, या उछाली गई बॉल आगे गिर जाए। ये इस बात पर डिपेंड करता है कि भाई ट्रेन कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है कि एक्सीलरेट कर रही है कि रिटार्डेशन है, मंदन है, स्पीड घट रही है कि बढ़ रही है कि क्या हो रहा है। तो अब हम तीनों केस ध्यान रखेंगे, खाली हाथ वाला मत रट लेना ये। तो ट्रेन जो है अगर बेटा कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही हो, ऐसे लिखो, अगर ट्रेन जो है, अगर ट्रेन की जो वेलोसिटी है, इसका जो वेग है, अगर ये कांस्टेंट हो, है ना, अगर बेटा ट्रेन की जो वेलोसिटी अगर ये कांस्टेंट है तो उछाली गई बॉल हाथ में आके गिरेगी। तो बॉल कहाँ गिरती है? हाथ में। अगर बेटा ट्रेन जो है इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट ना हो, ट्रेन के अंदर हो पॉजिटिव एक्सिलरेशन, धनात्मक त्वरण, ठीक, ट्रेन एक्सेलरेट कर रही है तो बॉल कहाँ रह जाएगी? पीछे रह जाएगी, पीछे गिरेगी, पीछे की तरफ, बैकवर्ड। अगर ट्रेन के बेटा अंदर हो नेगेटिव एक्सेलरेशन यानी कि मंदन, नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम बोलते हैं रिटार्डेशन। रिटार्डेशन, ये इंग्लिश में एक नाम और होता है इसका, डिसलरेशन, हिंदी में से हम बोलते हैं मंदन। तो बॉल गिरेगी आगे। तो याद रखेंगे तीन केस हैं यहाँ पे कि ट्रेन कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है तो उछाली गई बॉल आपके हाथ में गिरती है, ट्रेन के अंदर पॉजिटिव एक्सेलरेशन है, वेलोसिटी बढ़ रही है तो बॉल पीछे रह जाएगी, वेलोसिटी घट रही है तो बॉल आगे गिर पड़ेगी। तो जैसे जनरली एसएससी टाइप के पेपर में ये हाथ वाला केस ज्यादा आता है कि एक ट्रेन नियत वेग से चल रही है ना, तो उछाली गई बॉल कहाँ गिरेगी? हाथ में। एक बार उसने पूछा सीडीएस के एग्जाम में कि एक चलती हुई ट्रेन में बच्चा बॉल उछालता, बॉल बच्चे के पीछे गिरी, ऐसा संभव कब है? तो अगर बॉल पीछे गिर रही है तो ऐसा संभव तब है अगर ट्रेन एक्सेलरेट कर रही हो, उसकी पॉजिटिव एक्सेलरेशन, उसकी वेलोसिटी लगातार बढ़ रही हो तो पीछे रह जाएगी। चलती हुई ट्रेन ने बॉल उछाली और बॉल आगे गिर गई तो खींच के आप ब्रेक मार रहे हैं, मंदन ला रहे हैं, ट्रेन की अंदर रिटार्डेशन ला रहे हैं तो बॉल आगे गिरेगी। तो आपको तीनों ध्यान रखने हैं, इंपॉर्टेंट केस है ये, है ना। आगे बात समझ में? अब आगे बढ़ते हैं, एक केस और देखते हैं। फिर बेटा मान लो कि ये ट्रेन है हमारे सामने, एक ट्रेन का हमने एक डब्बा लिया, ये बढ़िया एसी कोच, वंदे भारत वाला, है ना। ठेला भी नहीं लग रहा है तो वंदे भारत का कोच तो क्या ही लगेगा, खैर मान लो ऐसे ही। ये ट्रेन जो है बेटा ये कांस्टेंट वेलोसिटी से नियत वेग से चल रही है। अब इसके अंदर एक अंकल बैठे हैं, ठीक है, और ये अंकल क्या कर रहे हैं? एक बच्चे को पूरा ऑब्जर्व कर रहे हैं, देख रहे हैं। एक बच्चा बॉल ऊपर उछाल रहा है तो इन अंकल ने क्या देखा? बच्चे ने बॉल उछाली, ट्रेन कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है तो बॉल बच्चे के हाथ में आके गिर रही है। तो जो बच्चे काम कर रहा है, तो जो बगल में अंकल बैठे हैं, ठीक है, सर कैन द कोर्स एंड बिफोर रेल एग्जाम, नहीं पता भाई। अब यहाँ देखो, अब हमारे हाथ में एक बॉल है, बच्चे ने बॉल ऊपर की तरफ उछाली, तो जो बगल में बैठ के अंकल देख रहा है, उसने देखा अच्छा बॉल ऊपर गई जो कि तो बच्चे के हाथ में आई, यानी बॉल जो है एक स्ट्रेट लाइन को, एक सीधी रेखा को फॉलो कर रही है। तो अगर कोई बच्चा एक नियत वेग से कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही ट्रेन में बॉल ऊपर उछाले तो बगल में बैठे व्यक्ति को इस उछाली गई बॉल का मार्ग दिखाई देगा, स्ट्रेट लाइन, सीधी रेखा। लेकिन जो व्यक्ति बाहर खड़ा है खेत में या प्लेटफॉर्म पर, तो एक क्वेश्चन पेपर में आपसे पूछता है कि एक ट्रेन कांस्टेंट वेलोसिटी से नियत वेग से चल रही है, एक बच्चा उसके अंदर एक बॉल उछालता है, तो उछाली गई बॉल का मार्ग
ट्रेन के बाहर खड़े व्यक्ति को कैसा दिखाई देगा? तो आप क्या आंसर देंगे? ठीक है, बताओ। अच्छा लगे बॉल का मार्ग कैसा होगा? हम्म बिल्कुल सही। देखो बेटा, इसका मार्ग होगा पैराबोलिक परवलयाकार। जो बाहर खड़ा व्यक्ति है ना, उसे स्ट्रेट लाइन नहीं दिखेगा। देखो ऐसा क्यों है, यहाँ देखना। ये बेटा एक बात समझो, ये बच्चे ने बॉल पकड़ी और ऊपर की तरफ उछाली, यानी बच्चे ने बॉल को एक वेलोसिटी दी ऊपर की तरफ, है ना, एक वेलोसिटी ऊपर दी, से मैंने V1 मान लिया। अब मैं एक चीज बताओ, अगर ये ट्रेन बेटा 50 की वेलोसिटी से आगे बढ़ रही है, तो इस ट्रेन के अंदर जो भी चीज होगी उसकी वेलोसिटी भी तो 50 ही होगी, 100%। तो ये जो बॉल है, इस बॉल के पास में एक्चुअल में दो वेलोसिटी है। एक वेलोसिटी है बेटा आगे वाली, जो ट्रेन की वजह से है। एक वेलोसिटी ऊपर, जो बच्चे के हाथ की वजह से। दो वेलोसिटी है। तो बेटा नेट वेलोसिटी कहाँ आएगी? एक कंपोनेंट वेलोसिटी का आगे है, एक ऊपर है, तो नेट वेलोसिटी तो बीच में आएगी। यानी एक्चुअल में जो बाहर खड़े अंकल हैं, उन्हें यह लगेगा कि बॉल को इस तिरछी वेलोसिटी से, यानी कि थीटा एंगल वाली वेलोसिटी में फेंका गया है। तो थीटा एंगल पर अगर कोई वेलोसिटी होगी तो इन्हें मार्ग कैसा दिखेगा? पैराबोलिक परवलयाकार। लेकिन जो ट्रेन के अंदर वाले अंकल हैं, इन्हें आगे वाली वेलोसिटी दिखाई नहीं देगी, इन्हें केवल ऊपर वाली दिखाई देगी कि बॉल को ऊपर फेंका, ऊपर गई, नीचे आ गई। इन्हें आगे वाली वेलोसिटी क्यों नहीं दिखेगी? भाई ये बॉल 50 की वेलोसिटी से आगे जा रही है, ठीक है, तो अंकल भी तो ट्रेन के अंदर ही हैं, तो इनका शरीर भी 50 की वेलोसिटी से आगे जा रहा है। और आपको पता है रिलेटिव वेलोसिटी में क्या होता है, सापेक्ष वेग में क्या होता है? अगर मैं भी 50 की वेलोसिटी से इधर को भाग रहा हूं और आप भी 50 से मेरे साथ साथ भाग रहे हो, तो आपको मेरी वेलोसिटी जीरो लगेगी, मुझे आपकी जीरो लगेगी, क्योंकि सेम डायरेक्शन में वेलोसिटी आती है घटा के। तो जो ट्रेन के अंदर व्यक्ति बैठा है ना, उन्हें, अगर मैं ट्रेन में बैठा हूं और आप भी ट्रेन में बैठे हो, हमें एक दूसरे की, ट्रेन भाग रही है 100 की स्पीड से, तो हमें एक दूसरे की वेलोसिटी क्यों नहीं दिखती? क्योंकि मेरा शरीर ट्रेन के साथ साथ 100 की स्पीड से आगे जा रहा है, तो आपका शरीर भी तो ट्रेन के साथ साथ 100 की स्पीड से ही आगे जा रहा है, आप भी तो ट्रेन में ही हो। तो रिलेटिव वेलोसिटी हमारे तुम्हारे मेरे लिए आपस में एक दूसरे के लिए जीरो है। तो ट्रेन के जो अंदर अंकल हैं, उन्हें आगे वाली वेलोसिटी नहीं दिखाई देगी, उन्हें केवल दिखेगा बॉल ऊपर गई, एक वेलोसिटी से ऊपर जाएगी, सीधे ऊपर फेंकेंगे तो एक पॉइंट पे रुककर वापस आ जाएगी नीचे, तो इन्हें स्ट्रेट लाइन दिखेगा। लेकिन जो बाहर खड़ा है, उस व्यक्ति को बच्चे ने बॉल ऊपर फेंकी, ऊपर वाली वेलोसिटी तो दिखाई देगी, पर उसे लगेगा कि ट्रेन तो अभी यहाँ थी, बंदा यहाँ खड़ा, प्लेटफॉर्म पर भी ट्रेन यहाँ थी, अब ट्रेन यहाँ पहुंच गई, तो इसके अंदर जो बॉल यहाँ पर थी, अब वो बॉल यहाँ पहुंच गई। यानी उन्हें लगेगा कि बॉल के पास में एक वेलोसिटी आगे की तरफ भी है, तभी तो बॉल आगे की तरफ भी जा रही है। तो इन्हें दो वेलोसिटी दिखाई देंगी। तो पेपर में क्वेश्चन आता है कि अगर कोई ट्रेन एक कांस्टेंट वेलोसिटी से, एक नियत वेग से चल रही हो, तो उसके अंदर उछाली गई बॉल का मार्ग, उसके अंदर उछाली गई बॉल का पाथ, ट्रेन के अंदर वाले व्यक्ति के लिए क्या होता है? स्ट्रेट लाइन, और बाहर वाले के लिए होता है पैराबोलिक परवलयाकार। तो यहां पे लिखेंगे व्हेन ए बॉल, व्हेन ए बॉल इज थ्रोन, व्हेन ए बॉल इज थ्रोन vertically upward, vertically upward, when a ball is thrown vertically upward in a train, when a ball is thrown vertically upward in a train, in a train which is moving, which is moving at a constant velocity, at a constant velocity, when a ball is thrown vertically upward in a train which is moving at a constant velocity, comma, the path of the ball, the path
of the path of the ball, the path of the ball will be a straight line. The path of the ball will be a straight line for insider and parabolic for outsider. हिंदी में लिखेंगे, नियत वेग से चल रही एक ट्रेन में, नियत वेग से चल रही ट्रेन में, नियत वेग से चल रही ट्रेन में, नियत वेग से चल रही ट्रेन में जब कोई गेंद ऊपर की तरफ उछाली जाती है, नियत वेग से चल रही ट्रेन में जब कोई गेंद ऊपर की तरफ उछाली जाती है तो उसका मार्ग, नियत वेग से चल रही, कौन सा बैच नंबर है योगेश आपका बेटा? नियत वेग से चल रही ट्रेन में जब कोई गेंद ऊपर की तरफ उछाली जाती है, जब कोई गेंद ऊपर की तरफ उछाली जाती है तो उसका मार्ग ट्रेन के अंदर वाले व्यक्ति के लिए सरल रेखा, तो उसका मार्ग ट्रेन के अंदर वाले व्यक्ति के लिए सरल रेखा, जबकि तो उसका मार्ग ट्रेन के अंदर वाले व्यक्ति के लिए सरल रेखा और बाहर वाले व्यक्ति के लिए परवलयाकार होता है। तो उसका मार्ग ट्रेन के अंदर वाले व्यक्ति के लिए सरल रेखा और बाहर वाले व्यक्ति के लिए परवलयाकार होता है। तो अंदर वाले के लिए स्ट्रेट लाइन और बाहर वाले के लिए परवलयाकार, पैराबोलिक, है ना। अच्छा, अगर एक कांस्टेंट वेलोसिटी पे, अगर ट्रेन की वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होगी फिर तो अंदर वाले कोई बॉल आगे पीछे गिरती हुई दिखेगी, फिर तो अंदर वाले के लिए भी स्ट्रेट लाइन नहीं रहेगा, तो फिर वो क्वेश्चन बनेगा नहीं, है ना। तो पेपर में क्वेश्चन बनेगा ही कांस्टेंट वेलोसिटी पे, क्योंकि कांस्टेंट वेलोसिटी से ट्रेन चलती है तो अंदर वाले को पाथ स्ट्रेट लाइन दिख रहा है और बाहर वाले को नहीं दिख रहा, दोनों के लिए अलग अलग है ना, तभी तो माहौल बनेगा। बाहर वाले के लिए अलग अलग क्यों है? क्योंकि बाहर वाले को ऊपर वाली वेलोसिटी तो दिखेगी, साथ में आगे वाली वेलोसिटी भी दिखाई देगी, तो दो वेलोसिटी दिखेंगी। अगर एक कंपोनेंट वेलोसिटी का इधर हो एक इधर हो तो नेट तो इधर आएगा किसी एंगल पे, और जब किसी वेलोसिटी को किसी एंगल पर फेंकते हैं किसी ऑब्जेक्ट को, तो हमने पढ़ रखा कि उसका पाथ पैराबोलिक परवलयाकार बनता है, ठीक है। तो जो मैंने आपको दो बातें बताई अभी ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, नहीं हो रही बैच नंबर 23 में अभी केमिस्ट्री क्या पता खत्म ही हो गई हो भाई तुम्हारी, इसमें दो बैच है, बैच नंबर 23 और 24। तो ऐसा हो सकता है कि बैच नंबर 23 में आपकी क्लास ही समाप्त हो गई हो केमिस्ट्री की। अरे केमिस्ट्री बची कि नहीं बची? एक बच्चा कह रहा है जी केमिस्ट्री क्लास नहीं हो रही हमारी। सर ने कुछ ऐसा बोला तो नहीं कि भाई क्लास सिलेबस कंप्लीट हो गया? शायद बैच ही खत्म हो गया 23 में भाई। केमिस्ट्री इतनी नहीं होती, ये तो हम भावुक हो जाते हैं फिजिक्स में, बच्चों को ज्यादा ज्ञान दे देते हैं। क्योंकि फिजिक्स क्या है, जैसे कुछ बच्चे एनडीए के आ जाते हैं तो एनडीए में 25 क्वेश्चन आते हैं फिजिक्स के, कुछ मान लो यूपी हेड ऑपरेटर असिस्टेंट रेडियो ऑपरेटर के, उसमें फिजिक्स की टॉपिक है असिस्टेंट रेडियो ऑपरेटर में, तो है ना। जैसे कई बार बच्चे रेलवे ग्रुप डी के भी होते हैं। बताओ योगेश तुम्हें पता ही नहीं भाई, बेस 23 में केमिस्ट्री खत्म होगी, कह रहा है केमिस्ट्री क्लास क्यों नहीं हो रही है? तो भाई तुम क्लास लोगे सारी तो पता रहेगा तुम्हें, अब बस तुम क्लास के नंबर देखकर पता करोगे कि बैच हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो क्या ही फायदा। तुमने कौन सा 20 क्लास करी है, वो भी तो तुमने करी नहीं रखी। और लास्ट क्लास में भी मैं एंड में देख रहा था तो फिनिश हो रखा है, लिख बोला है सर ने। तो हमें पता ही नहीं है कि हम किसी बैच में पढ़ ही नहीं रहे, ना देख रहे हैं, बस क्लास का नंबर देख रहे हैं। तो फिजिक्स क्या है ना, आप रेलवे ग्रुप डी का पेपर दो, असिस्टेंट लोको पायलट का दो, टीजीटी वाले मान लो कुछ बच्चे आ गए, है ना, तो कई जगह ज्यादा होता है। हाँ, केवल एसएससी वाला बैच होता फिर मैं भी इतना नहीं पढ़ाता आपको। एसएससी का अगर ये बैच होता तो मैं भी 22-23 क्लास में खत्म कर देता, क्योंकि एसएससी में तो हर सब्जेक्ट के दो क्वेश्चन आते हैं, तो वहां तो बराबर ही आते हैं, तो हर सब्जेक्ट 20-22 क्लास में खत्म हो जाता है एसएससी में। पर ये साइंस स्पेशल है और यहाँ भी 20 क्लास में खत्म कर देंगे तो फिर फायदा क्या होगा। आप पता चला पेपर देने चले गए सीडीएस का, सीडीएस में 10-12 तक क्वेश्चन आ जाते हैं फिजिक्स के। तो सीडीएस में अगर आपकी साइंस भी अच्छी है ना तो जीएस वाले पार्ट के आप कट ऑफ क्लियर कर लोगे, साइंस अगर अच्छी हो, क्योंकि सीडीएस में बाकी सब्जेक्ट बड़े टफ पूछता है वो, हर बार इतनी वैरायटी चेंज होती है, पॉलिटी में, ज्योग्राफी में, हिस्ट्री में। बहुत अच्छा पढ़ने के बाद भी आप नहीं कह सकते कि मैं 80-90% क्वेश्चन कर लूंगा।
लेकिन साइंस के क्वेश्चन बहुत टफ नहीं आते सीडीएस में। हमारे हर बार 10-11 में से 9 क्वेश्चन तो बिल्कुल क्लास के नोट से ही मिल जाते हैं। एक आधी क्वेश्चन इधर उधर आता है, वो भी अगर आप थोड़ा दिमाग लगाओ तो कर सकते हो उसे, तो इसलिए थोड़ा ज्यादा हो जाता है इसमें, है ना। तो आप नंबर मत देखा करो कि भाई ये नंबरिंग देख के कर रहे हो कि जी फिजिक्स में तो 58 क्लास हो गई और केमिस्ट्री में हो गई 20, तो 20 में खत्म ही हो गया, उसमें कंटेंट ही कम है, टॉपिक कम है, तो खत्म होगा। लेकिन हमें क्या है, हम पढ़ते हैं नहीं, हम बस क्लास का नंबर, अच्छा 58 चल रही फिजिक्स में क्लास नंबर, अच्छा यहाँ 20 ही पढ़ाई मास्टर ने, अभी तो बच रहा होगा, ये समस्या है हमारे साथ। चलो अब लिखेंगे बेटा हम यहाँ पे वर्क पावर एनर्जी, कार्य शक्ति और ऊर्जा। और आप लोग कोई 7वीं 8वीं क्लास के बच्चे नहीं हो, आपसे इतनी समझदारी की तो उम्मीद की जाती है। कार्य शक्ति और ऊर्जा, ठीक है। एनटीपीसी में भी बहुत ज्यादा साइंस नहीं आता, रेलवे ग्रुप डी में आता है साइंस ज्यादा, एनटीपीसी में बहुत ज्यादा नहीं पूछता। रेलवे ग्रुप डी में 25 नंबर की साइंस आती है, तो वहां पे तो आते हैं क्वेश्चन बढ़िया। एनटीपीसी में वही ऐसे हालत है, ठीक है। वर्क पावर एंड एनर्जी, कार्य शक्ति और ऊर्जा, तो यहाँ पे ये बड़ा अच्छा टॉपिक है, कार्य शक्ति और ऊर्जा। इसे हम पूरा सम्मान देंगे, इज्जत करेंगे इसकी हम। तो यहाँ पे हम डालेंगे पहले वर्क, कार्य की, कार्य। देखो अरे भावुक मत हो, डिटेल में ही पढ़ा रहे हैं, तुमने सबने भावुक ही हो गए तुम लोग। रेलवे के एएलपी में सीबीटी 2 में फिजिक्स के न्यूमेरिकल आते हैं, अच्छा बादल बढ़िया है भाई। अच्छा वर्क की बात करें, मैं एक आसान से क्वेश्चन के साथ ये क्लास स्टार्ट करूंगा। अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे घर में एक दीवार है, एक क्या होंगे तो बहुत सारी, मैं एक पर्टिकुलर दीवार को ले रहा हूं अभी, इस दीवार को मैंने हाथ रखा और लगातार मैं इसे फोर्स लगा रहा हूं, धक्का दे रहा हूं, पूरा फोर्स लगाया मैंने, सुबह से शाम हो गई, पसीना पसीना हो गया पूरा बॉडी, 10-20 ग्राम वजन भी कम हो गया, है ना। शरीर का जो मास है वो एनर्जी में बदल के गायब। अब मेरा क्वेश्चन आपसे यह कि लेकिन ये दीवार हल्की सी भी नहीं खिसकी, फोर्स लगाया सुबह से लेकर शाम तक, दीवार वहीं की वहीं है, 1 मिलीमीटर भी खिसकी नहीं है। तो आप लोगों की नजरों में मैंने कोई वर्क, कोई कार्य किया कि नहीं किया? अगर आप किसी दीवार पर लगातार फोर्स लगाएं, मैं किसी दीवार पर लगातार बल लगा रहा हूं और दीवार में थोड़ा भी डिस्प्लेसमेंट ना हो, थोड़ी भी ना खिसके, विस्थापित ना हो, तो कोई कार्य किया क्या आपकी नजरों में? देखो आंसर आने शुरू हो गया मेरे पास में, 0 वर्क, नहीं किया, नो। देख रहे हो कितने आप इनसेंसिटिव लोग हो, असंवेदनशील। मास्टर का शरीर का वजन कम हो गया, आप कह रहे कोई कार्य नहीं किया। भाई यही तो होता है जीवन में भी, आप पूरी मेहनत कर रहे हैं, रिजल्ट अगर नहीं है, अगर आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, तो तुरंत क्या कहेंगे पड़ोसी? तुरंत कहेंगे भाई साहब इसने कुछ नहीं करा, इसने बेवकूफ बनाया घर वालों का, इसने पढ़ाई वढ़ाई कुछ नहीं की है, तुरंत बोल देंगे, क्योंकि उन्हें सबको रिजल्ट चाहिए। आपको भी रिजल्ट चाहिए था कि गुरुजी मेहनत कर रहे हैं, आपका कोई अप्रिशिएट ही नहीं किया आपने। इधर कोई बात नहीं, दीवार नहीं खिसकी, आपने प्रयास तो किया। तो एक आम आदमी ऐसे बोल सकता है, आप में से मान लो कोई बच्चा भावुक हो, कह दे गुरुजी कोई बात नहीं, बढ़िया प्रयास किया आपने, वेल डन। लेकिन साइंस, फिजिक्स की नजरों में, फिजिक्स होती है पड़ोसियों की तरह, रिश्तेदारों की तरह, उनके अंदर कोई संवेदनशीलता नहीं है। उस तुरंत कहेंगे रिजल्ट क्या है, फोर्स लगाया, डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, यानी कि वर्क कितना, 0। तो एक आम आदमी भले ही कह दे कि हमने कुछ काम किया, हमारे प्रयास को सराहा जाए, लेकिन फिजिक्स में वर्क केवल और केवल और केवल तभी माना जाएगा अगर आप किसी वस्तु पर फोर्स लगाएं, किसी वस्तु पर बल लगाएं, और बल लगाने से वस्तु विस्थापित हो जाए, तो उस बल के द्वारा किया गया कार्य होगा कुछ। तो जब भी मैं कह रहा हूं ना कि मेरे द्वारा किया गया कार्य, तो कार्य बेटा कोई फोर्स के द्वारा होता है हमेशा। तो मेरे द्वारा किए गए कार्य का मतलब है कि मैंने जो बल लगाया, मैंने जो फोर्स लगाया, उसने कितना कार्य किया। अगर आप कभी पढ़ेंगे ना कि वर्क डन बाय ए बॉय, वर्क डन बाय कुली, कुली के द्वारा क्या कार्य, लड़के के द्वारा, आदमी के द्वारा, इन सब में ऑटोमेटिकली ये चीज फिक्स है, अंडरस्टूड है
कि किसी कुली या मजदूर या किसी लड़के के द्वारा किए गए कार्य का मतलब यह है कि उसने जो बल लगाया, जो फोर्स लगाया, उस फोर्स ने कितना कार्य किया। तो बेटा वर्क कैसे माना जाएगा फिजिक्स में? एक पड़ोसी की नजरों से कि भैया रिजल्ट क्या है, कुछ काम हुआ कि नहीं हुआ। तो वर्क का मतलब होता है कि अगर आप किसी वस्तु पर फोर्स लगाएंगे तो फोर्स लगाने से अगर वस्तु के अंदर डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन पैदा हो जाए तो यानी कि आपने कार्य किया। तो वर्क होता है बेटा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो आपने कितना फोर्स लगाया और उस फोर्स लगाने से अगर विस्थापन है तो वर्क माना जाएगा, अगर डिस्प्लेसमेंट नहीं है तो वर्क फिजिक्स की नजरों में जीरो। यहाँ पे कोई अप्रिसिएशन नहीं होगा घर वालों की तरह, ठीक है। तो वर्क जो है, वर्क क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अच्छा बेटा फोर्स क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। और डिस्प्लेसमेंट क्या है? ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि है। अब मैंने आपको इस क्लास में कुछ ज्ञान दिया था कि किसी फॉर्मूले में अगर आपको दो स्केलर क्वांटिटी दिखे अदिश, तो दोनों स्केलर है तो जिसका फॉर्मूला वो स्केलर। दो में से अगर एक वेक्टर है, एक सदिश राशि है, तो जिसका फॉर्मूला वो वेक्टर। लेकिन अगर दोनों ही वेक्टर आ जाए तो मैंने उस दिन बोला था कि इसके बारे में बात करेंगे कुछ क्लासेस के बाद। तो बेटा अगर किसी फॉर्मूले में दो क्वांटिटी दिखे और दोनों ही वेक्टर हो तो जिसका फॉर्मूला होगा वो स्केलर होगी या वेक्टर होगी। अगर दो वेक्टर क्वांटिटी की मल्टीप्लाई करेंगे तो जिसका फॉर्मूला होगा वो स्केलर भी हो सकती है और वेक्टर भी हो सकती है। वो स्केलर कब होगी, वेक्टर कब होगी? मान लो बेटा दो वेक्टर क्वांटिटी है ए और बी। तो अगर दो वेक्टर क्वांटिटी के बीच में बेटा अगर मैं डॉट लगा दूं, डॉट, तो ये जिसका फॉर्मूला बनेगा वो स्केलर क्वांटिटी होगी अदिश। अगर दो वेक्टर क्वांटिटी के बीच में कभी मैं क्रॉस का निशान लगा दूंगा तो जिसका फॉर्मूला बनेगा वो वेक्टर क्वांटिटी बनेगा। तो वर्क क्या है? एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर है ये फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट में ये बीच में मैंने क्रॉस नहीं डॉट लगाया है। तो दो वेक्टर क्वांटिटी के बीच में अगर डॉट है, दो वेक्टर क्वांटिटी के बीच में अगर डॉट का निशान लगा हुआ है तो इसका मतलब ये है कि दो वेक्टर क्वांटिटी के बीच में डॉट, तो बेटा क्या बनेगी हमारी ये स्केलर क्वांटिटी अदिश राशि, ठीक है। ये बेटा हमारा वर्क जो है ये स्केलर है। यानी स्केलर का मतलब क्या हो गया? यानी कि जो क्वांटिटी स्केलर होती हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि स्केलर क्वांटिटी जो होती हैं वो सिंपल अलजेब्रा के लॉ फॉलो करती हैं कि x में x जोड़ेंगे तो 2x आएगा, एक x में 2x जोड़ेंगे तो 3x आएगा, 2x में से x घटा देंगे तो x आएगा। स्केलर क्वांटिटी होती है सिंपल लॉ फॉलो करती हैं। तो यानी अगर मैं आपसे कहूं कि एक व्यक्ति ने 50 जूल कार्य किया, दूसरे ने 30 जूल किया, टोटल कितना काम हो गया? 80 जूल। सिंपली जोड़ेंगे वर्क को। स्केलर क्वांटिटी है, अदिश राशि है। अब वर्क क्या बेटा? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अगर मैं इस चीज को थोड़ा खोल के लिखना चाहूं तो ये बेटा हमारा बनेगा एफ एस कोस थीटा। जब बेटा हम डॉट हटाते हैं तो हमारी क्वांटिटी बनती है कोस, ये बन जाएगा हमारा ए बी कोस थीटा। अगर क्रॉस हटाते हैं तो उसकी जगह आता है साइन, तो ये बन जाएगा ए बी साइन थीटा। यानी आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि दो वेक्टर क्वांटिटी के साथ में अगर कोस दिखे तो स्केलर होगी, दो वेक्टर क्वांटिटी के साथ में साइन दिखे तो वेक्टर क्वांटिटी बनती है। और यहाँ पर थीटा क्या है? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल। तो मान लो कि एक ऑब्जेक्ट यहां पर था, आपने इस पर एफ फोर्स लगाया थीटा एंगल पे, यानी एक पत्थर था उस पर आपने रस्सी बांधी और ऐसे ऐसे खींच रहे हैं तो रस्सी, वो पत्थर मान लो आगे की तरफ आ रहा है और पत्थर पहुंच गया आपका यहाँ, तो डिस्प्लेसमेंट कितना पैदा हुआ? एस। तो बेटा ये जो थीटा है फोर्स और जो डिस्प्लेसमेंट पैदा हुआ इनके बीच का एंगल है ये। तो यहाँ पर थीटा क्या है? एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, बल और विस्थापन के बीच का कोण। एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, बल और विस्थापन के बीच का कोण है ये, ठीक। इसकी बेटा यूनिट क्या बनेगी? बेटा वर्क जो है, अगर हम फोर्स को नापे न्यूटन में, डिस्प्लेसमेंट को नापे अगर हम मीटर में, कोस थीटा साइन थीटा इनकी कोई यूनिट नहीं होती, तो बेटा वर्क की यूनिट होती है जूल। और यहां से हम ये भी पढ़ सकते हैं कि एक जूल किसके बराबर है? एक जूल बराबर होता है एक न्यूटन मीटर के। तो बेटा वर्क की जो ऐसा यूनिट बनेगी वो बनेगी जूल या न्यूटन मीटर, क्योंकि एक जूल एक न्यूटन मीटर के बराबर है। तो इसकी जो ऐसा यूनिट है होता है जूल या न्यूटन मीटर, क्योंकि एक जूल जो है वो एक न्यूटन मीटर के बराबर है। तो अभी तक हमने क्लास में क्या पढ़ा कि वर्क का फॉर्मूला होता है एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर। यानी कि वर्क है क्या? ये फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का बेटा स्केलर प्रोडक्ट है, अदिश गुणन। यह पेपर में लिखा मिलेगा कि वर्क क्या है? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट है।
तो पेपर में क्वेश्चन आता है कि वर्क क्या है, तो लिख देगा कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर प्रोडक्ट है, स्केलर प्रोडक्ट है। तो वेक्टर और स्केलर में से किस पे टिक लगाएंगे हम? स्केलर पे, क्योंकि जब भी डॉट आ गया तो डॉट से जो क्वांटिटी बनेगी वो स्केलर बनती है। तो यहाँ पे इसकी हम डेफिनेशन लिख सकते हैं, वर्क क्या है, इट इज ए इट इज ए इट इज ए स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। यह बल और विस्थापन का अदिश गुणन है। इट इज ए स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। यह बल और विस्थापन का अदिश गुणन है। यह बल और विस्थापन का अदिश गुणन है। यह बल और विस्थापन का अदिश गुणन। इट इज ए स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। बल और विस्थापन का अदिश गुणन। ठीक, अब देखो बहुत सारे बच्चे जो है वो वर्क का केवल इतना फॉर्मूला याद रखते हैं, बल गुणा विस्थापन, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, केवल इतना। ये कोस थीटा भी याद रखना, पूरा माहौल बदल जाएगा इससे। अगर आपने खाली बल गुणा विस्थापन याद रखा, कोस थीटा आपने फॉर्मूला याद ही नहीं किया है, देखो कैसे माहौल बदलेगा। अभी अगर मैं आपसे बोलूं ये हमारे पास में एक ऑब्जेक्ट है, इस पर बेटा मैंने 20 न्यूटन का बल लगाया, और ये हमारा जो ऑब्जेक्ट है 20 न्यूटन का बल लगाने से मान लो कि इसमें एक डिस्प्लेसमेंट पैदा हुआ 10 मीटर का। ठीक, तो एक केस तो ये है। एक केस हमारे पास में ये है कि मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, इस पर भी मैंने 20 न्यूटन का बल लगाया, और ये जो मेरा ऑब्जेक्ट है 20 न्यूटन का बल लगाने पर, ये बल मैं लगा रहा हूँ यहाँ पे 60 डिग्री के एंगल पे, 60 डिग्री के एंगल पे, और यहाँ भी डिस्प्लेसमेंट 10 मीटर का पैदा हुआ। तो पहले केस में मैंने कितना वर्क किया और दूसरे में कितना वर्क किया, ये आपको बताना है। तो 20 न्यूटन का फोर्स लगाने पर 10 मीटर का विस्थापन पैदा हो रहा है, यहां भी 20 न्यूटन का बल लगाने पर 10 मीटर का विस्थापन पैदा हो रहा है। तो आपको बताना है दोनों केस में कितना कितना कार्य किया गया, है ना, ये बताओ। और फिर आप समझ जाओगे मैं बताना क्या चाह रहा हूं। कुछ आंसर मेरे पास में आ रहे हैं। टिंकू जिया का सबसे पहला आंसर आया हमारे पास में। रवि नितेश से पूछा, कह रहा है कि पिछला नोट नहीं किया, नोट कर लो भाई। इसमें क्या है कि तो फॉर्मूला लिखा है मैंने, एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर, यानी कि एफ एस कोस थीटा, और यहां से हम कहेंगे स्केलर क्वांटिटी है ये, वर्क कार्य, और इसकी यूनिट है जूल, और 1 जूल होता है न्यूटन मीटर के बराबर। अब कुछ आंसर हमारे पास में आ रहे हैं। यहाँ देखो बेटा, वर्क का हमारे पास कंप्लीट फॉर्मूला क्या है, एफ एस कोस थीटा। तो कितना बेटा फोर्स लगाया हमने 20 न्यूटन का, कितना डिस्प्लेसमेंट पैदा हुआ 10 मीटर का, और थीटा की वैल्यू कितनी। अब आप खुद सोचो, जिस डायरेक्शन में आपने फोर्स लगाया और डिस्प्लेसमेंट भी उसी डायरेक्शन में है, तो दोनों के बीच का तो एंगल 0 डिग्री है। भाई जिस दिशा में आप बल लगा रहे हैं, जिधर को आप फोर्स लगा रहे हैं, ऑब्जेक्ट उधर को ही खिसक जा रहा है, तो एंगल की वैल्यू कितनी होगी 0। तो कोस 0 की वैल्यू होती है 1। तो वर्क आ गया हमारे पास 200 न्यूटन मीटर, और न्यूटन मीटर को हम क्या बोलते हैं, जूल। तो 200 जूल का वर्क हो गया पहले केस में। अब यहाँ आओ, एफ एस कोस थीटा, फोर्स कितना 200, डिस्प्लेसमेंट कितना 10 मीटर का, थीटा की वैल्यू कितनी 60, तो कितना हो गया 200, और कोस 60 की वैल्यू होती है हाफ, तो 100 जूल आया। √3 वाले वो है, अरे भाई √3/2
ये टिंकू भाई साइन 60 की वैल्यू होती है, कोस 60 है, ये कोस 60 हाफ होता है। गजब, मजा आ गया। अगर हमने केवल बल गुणा विस्थापन ही याद किया हुआ है जिस बच्चे ने, वो यहां भी क्या करेगा, बल गुणा विस्थापन 20 गुणा 10 200, बल गुणा विस्थापन 20 गुणा 10 200 कर देगा यहां भी। भाई अगर आपने कोई फोर्स जो है, अगर उस फोर्स को आप 60 डिग्री के एंगल पे लगा रहे हैं, तो उसके द्वारा किया गया कार्य कितना आया, 100 जूल, और यहाँ पे वर्क कितना आया, 200 जूल, ज्यादा वर्क। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे क्वेश्चन जो पूछूंगा, ये मुझे पता है कि लाइन से बहुत सारे बच्चे गलत आंसर देंगे, तो मैं पहले से फिर से आपको आगाह कर रहा हूं। और आपको पता है जिस क्वेश्चन में आगाह करता हूं तो कुछ उसमें रहता है लॉजिक, है ना, कहीं एकदम गलत कर दो। ये बेटा हमारे पास में जमीन सरफेस है, इस सरफेस के ऊपर ये एक 10 किलोग्राम का एक बैग रखा हुआ है ना, एक रेलवे प्लेटफॉर्म पर 10 किलो का है। भाई मान लो आपकी तबीयत ठीक नहीं है, तो आपने क्या किया, एक कुली हायर किया, और उस कुली ने क्या किया, आपने मान लो कि आपके ट्रेन में, मान लो ये ट्रेन के अंदर रखा है डब्बे में, और एक कुली को आपने बुलाया कि भाई ये सबसे ऊपर जो है ना जहाँ सामान रखते हैं, कि भैया मेरे हाथ में दर्द है, आप इसे उठा के ऊपर रख दो, 20 रुपए मैं आपको दे दूंगा ना, ठीक है। तो कुली ने क्या किया, इस 10 किलोग्राम के बैग को उसने क्या किया, मान लो बेटा कि 2 मीटर ऊपर एक सेल्फ में, एक अलमारी में जो भी जगह थी वहां पर रख दिया इस 10 किलोग्राम के बैग को। तो इस प्रोसेस में कुली के द्वारा कितना वर्क किया गया। अगर कोई कुली किसी 10 किलोग्राम के ऑब्जेक्ट को 2 मीटर ऊपर रख दे, तो इस में कुली के द्वारा किया गया कार्य कितना है, ये बताएंगे। अंकिता, टिंकू, प्रिंस, शुभम, करो भाई सभी। शुभम ने कर दिया गलत। मुझे पता था भाई ये आंसर आएगा कुछ बच्चों का, हमने आपको आगाह भी किया था, आप माने ही नहीं। हम्म, जितने बच्चे बेटा जीरो लिख रहे हैं उन सबका गलत है। भाई मुझे एक चीज बताओ, आप क्या करते हैं, कुली की शक्ल देखते भावुक हो जाते हैं, टिंकू जैसे भावुक हो गए, विजय भावुक हो गए, बीबी नायडू, सब जीरो लिख रहे हैं, सबका गलत। भाई कुली किसी सामान को यहां से पकड़ के उठाकर फोर्स लगाकर ऊपर लेके जा रहा है 2 मीटर ऊपर, और आप कह रहे हैं उसके द्वारा क्या है कार्य, जीरो। यहां देखना भाई बेटा, वर्क क्या होता है, एफ एस कोस थीटा। तो बेटा वर्क किसी फोर्स के द्वारा होता है। तो कुली जब किसी सामान को ऊपर उठाएगा तो कुछ फोर्स लगाएगा, कितना फोर्स लगाना पड़ेगा। अगर भाई मुझे कोई बैग को, किसी पत्थर को, किसी सामान को अगर ऊपर उठाना है, तो आपको बेटा फोर्स लगाना पड़ेगा उसके वेट के बराबर। अगर मान लो, अगर मेरे पास में कोई ऑब्जेक्ट जो है ये m किलोग्राम का है, और मुझे से h हाइट ऊपर लेके जाना हो, m किलोग्राम के ऑब्जेक्ट को h हाइट ऊपर, तो बेटा अगर वो m किलोग्राम का है तो ऊपर लेके जाऊंगा तो मुझे उसके वेट के बराबर तो फोर्स लगाना पड़ेगा। और वेट कितना होता है किसी ऑब्जेक्ट का, mg। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट जितना मैं उसे ऊपर लेके जाऊंगा उतना उसका विस्थापन होगा, h हो गया। अब बेटा थीटा की वैल्यू समझो। बहुत सारे बच्चे पता नहीं फर्जी थीटा 90 क्यों मान लेते हैं। आप मुझे एक चीज बताओ, ये आपके पास में एक बैग है,
आप इस बैग पर फोर्स लगा रहे हैं ऊपर की तरफ, भाई किसी बैग को उठाओगे, याद है उसके आपने उसकी टनी पकड़ी बेल्ट, आपने कोई भी ऐसे एक सामान उठाया और उसे आप ऊपर उठा रहे हैं, तो फोर्स आप ऊपर लगा रहे हैं और बैग भी आपका ऊपर ही जा रहा है। तो भाई डिस्प्लेसमेंट जो है और फोर्स जो है दोनों के बीच में एंगल तो 0 डिग्री का है। भाई मैं किसी बैग को उठा रहा हूं तो जिस दर को फोर्स लगाया, बैग यहां पर था, जिधर को बल लगाया, जिधर को फोर्स लगाया, डिस्प्लेसमेंट उसी डायरेक्शन में हो रहा है। 90 डिग्री कहां से अपने ऐसे आंखें बंद करी क्या ज्ञान प्राप्त हुआ? आंखें बंद करी और अंदर से क्या आवाज आई 90 डिग्री? सोचा करो कि फोर्स जिधर को लगा रहे हैं और उधर कोई विस्थापन हो रहा था, दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री का है और cos 0 की वैल्यू होती है 1, यानी कि वर्क कितना हो गया mgh। यानी जब किसी सामान को कोई कुली, कोई व्यक्ति, कोई लड़का ऊपर की तरफ लेके जाएगा तो उसके द्वारा किया गया कार्य mgh होगा। तो किसी सामान को ऊपर लेके जब आप जाते हैं तो किया गया कार्य होता है mgh के बराबर, है ना, mgh। 0 नहीं होता, mgh होता है। m की वैल्यू कितनी है 10 किलोग्राम, g की वैल्यू या तो पेपर में 9.8 देगा, जो भी अभी के लिए हम 10 मान लेते हैं, h की वैल्यू 2, तो वर्क कितना हो जाएगा 200 जूल। है शुभम का बिल्कुल ठीक था, तो बेटा 200 जूल कार्य करना पड़ेगा। और भी कुछ बच्चों का ठीक था। तो मैं ये बताना चाह रहा हूं कि कूली की शक्ल देखते ही 0 पर टिक नहीं लगाना, वो 0 जो है वो किसी और क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। कूली वाले केस में 0 भी आएगा आंसर, पर वो अलग क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन बहुत बार आता है कि कोई लड़का किसी सामान को उठाकर 2 मीटर ऊपर रखता है, 4 मीटर ऊपर रखता है। तो ऊपर कोई भी सामान जब आप उठा के रखेंगे तो याद रखेंगे ऊपर उठा के क्योंकि सामान को आप रख रहे हैं तो आपने जो फोर्स लगाया उस फोर्स के द्वारा किया गया कार्य mgh बनेगा। आगे बात समझ में? अच्छा, अभी कुली का और भी केस देखेंगे, कहीं बीच में वो 0 वाला केस भी आ ही जाएगा। अब मैं देखो, ये हमारे पास में एक कुली साहब है, इन्होंने अपने सर पे एक बैग रख रखा है। ये अमिताभ बच्चन आ गए, बिल्ला नंबर 786 मूवी आई थी ना कुली, अमिताभ बच्चन की इसमें चोट लग गई थी। अब अमिताभ बच्चन साहब ने अपने सर पे एक बैग रखा हुआ है, ये इस बैग को लेकर एक प्लेटफॉर्म पर अपने सर पे बैग रखा और ट्रेन तक जा रहे हैं ये। तो मान लो कि जहां से उन्होंने बैग सर पर रखा और ये बैग जो है ये है आपका बेटा 10 किलोग्राम का, ठीक, और ये से लेकर 40 मीटर आगे गए और ट्रेन के डब्बे के पास पहुंच गए। तो अगर कोई कुली 10 किलोग्राम का बैग अपने सर के ऊपर रखकर 40 मीटर दूर जाए तो इस प्रोसेस में इसके द्वारा क्या कार्य क्या होगा? एक बच्चा कह रहा है कि जी नेगेटिव क्यों नहीं हुआ। देखो बेटा, जब मैंने कहा कि आपने जो फोर्स लगाया है, जो आपने बल लगाया, वो बल आपने mg लगाया, वेट की वैल्यू होती है mg। यानी जब आप किसी वस्तु पर फोर्स लगाएंगे, जब किसी वस्तु पर आप बल लगाएंगे तो फोर्स आपने उसके वेट के बराबर लगाया, mg के बराबर। यहां पे आप इक्वेशन ऑफ मोशन सोल्व नहीं कर रहे, गति के समीकरण, आपने फोर्स उसके वेट के बराबर लगाया और जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाया है उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट भी हुआ है। तो एंगल के लिए यहां पर अपने आप से थीटा है, यहां पे पॉजिटिव नेगेटिव देने के लिए। अभी देखो इसी वाले क्वेश्चन में जो उस बच्चे ने पूछा, अगर इसी वाले क्वेश्चन में मैं आपसे कहता कि भाई जब किसी सामान को आप ऊपर उठा के लेके जाते हैं तो कोई व्यक्ति कार्य करता है mgh, जब किसी सामान को आप ऊपर उठा के लेके जाते हैं इस प्रोसेस में ग्रेविटी, गुरुत्व कितना कार्य करता है? तो बेटा आप किसी सामान को जब ऊपर उठा के लेके जाओगे तो ग्रेविटी के द्वारा जो किया गया कार्य होगा वो होगा -mgh। तो ग्रेविटी नेगेटिव कार्य क्यों करेगी? भाई आप किसी सामान को ऊपर उठा के लेके जा रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट तो ऊपर की तरफ हुआ, और जो ग्रेविटी है, धरती जो है वो हर एक चीज को अपनी तरफ को खींचती है, यानी ग्रेविटी फोर्स लगा रही है नीचे की तरफ और आप सामान को लेके जा रहे हैं ऊपर की तरफ। तो यहाँ पे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल 180 डिग्री बन जाएगा, क्योंकि ग्रेविटी फोर्स हमेशा, अर्थ फोर्स हमेशा अपने सेंटर की तरफ लगाती है। तो फोर्स लगा टुवर्ड्स द सेंटर और वस्तु ऊपर लेके जा रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट ऊपर है, तो बिल्कुल अपोजिट हो गया। तो 180 डिग्री का एंगल कोस 180 होता -1। तो जब हम कह रहे हैं कि जब किस सामान को हम ऊपर उठा के लेके जाएंगे तो हमारे द्वारा जो किया गया कार्य है वो प्लस mgh होगा, और इस प्रोसेस में जो ग्रेविटी काम करेगी वो -mgh करेगी। और इस वाले केस में बेटा जो अमिताभ बच्चन साहब के द्वारा किया गया कार्य है वो 0 है। देखो किसी कुली के द्वारा किया गया कार्य 0 कब होता है? अगर वो सामान सर पर रखकर आगे की तरफ बढ़े। इसके लिए मैं काम करता हूं समझाने के लिए, एक चलो लैपटॉप रखा है तो लैपटॉप ही यूज कर लेते हैं। देखो बेटा मान लो
कि मेरे सर के ऊपर मैंने एक लैपटॉप रखा, ठीक। अब ये पहले से सर के ऊपर रखा हुआ है, इसे मुझे आगे लेके जाना है। मुझे क्यों बताओ, जब कोई चीज आपके सर पर रखी होती है तो आप फोर्स कहाँ लगाते हैं, उस पर ऊपर की तरफ। बचपन में अगर आप कभी गेहूं पिसवाने गए हो तो आपने क्या किया होगा, जैसे आपने अपने सर के ऊपर गेहूं का कट्टा रखा तो आपकी गर्दन ना टूट जाए, तो हम जब भी कोई सामान रखते हैं ना सर पे, तो जो हमारे जो मस्कुलर जो फोर्स है हमारे हाथ का, उससे हम थोड़ा ऊपर की तरफ फोर्स लगाते हैं। फोर्स लगा रहे हैं ऊपर की तरफ, यानी जो भी सर पे हमारे सामान रखा है तो उस पर हम फोर्स ऊपर की तरफ लगाएंगे और बेटा हम जा रहे हैं आगे की तरफ। तो मुझे एक चीज बताओ, जब मैं कोई सामान अपने सर पर रखकर आगे की तरफ जाऊंगा तो बेटा बैग यहां पर था, अब ये बैग यहां पहुंच गया, तो इसके डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन तो ये है, तो डिस्प्लेसमेंट तो इस दिशा में है। लेकिन जब मेरे सर पे जो बैग रखा है उस बैग को मैं ऊपर की तरफ पुश कर रहा हूं, तो फोर्स मैं कहां लगा रहा हूं, ऊपर की तरफ। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल कितना बना, 90 डिग्री का। अगर एंगल 90 डिग्री का बना तो कोस 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0। तो वर्क कितना हो गया, 0। अब इस बात को थोड़ा प्रैक्टिकली समझो। ये तो चलो, ये तो भाई चलो मैथमेटिकली पता चल गया कि फोर्स ऊपर लगा रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट आगे है, तो बीच में एंगल 90, तो 90 तो 0 होता है। अब इसे थोड़ा फील करते हैं 0 एक्चुअल में क्यों है। भाई देखो, वर्क होता है किसी फोर्स के द्वारा। तो मुझे एक चीज बताओ, जो मैंने अपने सर के ऊपर बैग रखा है उस बैग पे मैंने फोर्स लगाया ऊपर की तरफ, तो भाई मैंने इस बैग पे फोर्स लगाया ऊपर की तरफ, तो जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाया उस डायरेक्शन में तो डिस्प्लेसमेंट विस्थापन हुआ ही नहीं। अब कितना भी फोर्स लगाए जाओ, अगर डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो आपने तो कहा था आज की क्लास में जो मैंने वर्क का पहले क्वेश्चन पूछा था कि मैं दीवार पे सुबह से शाम तक फोर्स लगा रहा हूं, दीवार नहीं खिसकी, तो कितना कार्य किया, तुरंत आपने बेर है मौके कह दिए 0। प्रयास से कोई इज्जत नहीं। यहाँ पे हमें रिजल्ट अच्छा मतलब है, आप फोर्स लगा रहे हैं, विस्थापन नहीं हुआ। तो बेटा मैंने बैग पर जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाया उस डायरेक्शन में क्या बैग यहां से उठ के यहाँ जा रहा नहीं, तो जिस दिशा में बल लगाया जा रहा है उस दिशा में तो जा ही नहीं रहा है। तो मेरे द्वारा जो फोर्स लगाया जा रहा है इस बैग पर जिस डायरेक्शन में, उस डायरेक्शन में कोई डिस्प्लेसमेंट ही नहीं है, इसलिए वर्क 0 है। लेकिन आप कहोगे फिर सर ये कुली पैसे को ले रहा है हमारे से, कार्य तो 0 कर रहा है। भैया एक चीज बताओ, कुली अपना आराम से बैठा हुआ था, आपने कहा जी हमारे लिए इस प्लेटफॉर्म से प्लेटफॉर्म नंबर 11 पे जाओ, आपके लिए जा रहा है वो। और दूसरा जब सर पे अपने उसने बैग रखा हुआ है और जब चलेगा तो अपने शरीर के जो मस्कुलर पावर, जो एनर्जी वो वेस्ट कर रहा है, वो थक रहा है फालतू में, इसलिए ले रहा है वो। उसने बैग के ऊपर किया गया कार्य 0 है। जब हम कहते हैं ना कि कुली के द्वारा बैग के ऊपर किया गया कार्य 0 है, अपने शरीर को तो लेके जा ही रहा है वो। तो ये जो हम पढ़ते हैं ना कि वर्क डन बाय कुली, आगे पढ़ा करो लिखा होता ऑन बैग, तो उस बैग पर, उस सामान पर कुली के द्वारा किया गया कार्य 0, क्योंकि कुली ने बैग पर जिस दिशा में बल लगाया उस दिशा में विस्थापन नहीं है। तो अगर कुली सर पे सामान रख के आगे बढ़ेगा तो वर्क 0 बताएंगे, लेकिन कुली जमीन से कोई सामान उठाकर अपने सर के ऊपर रखेगा तो वहां पर उसने कितना कार्य किया, mgh के बराबर कार्य किया, तो यहाँ वर्क हो रहा है। नहीं आपने बैग तो रख दोगे जमीन पे, कुली उठाएगा बेचारा, पहले सर पर रखेगा तो कुछ वर्क कर रहा है बैग के ऊपर, फिर जब बैग को आगे लेके जा रहा है फिर बैग पे वर्क नहीं कर रहा, वो फिर अपने शरीर पे वर्क कर रहा है आपके चक्कर में, तो इसलिए पैसे मांग रहा आपसे वो। तो क्या दिक्कत है इसमें, पैसा तो भैया खर्च करना पड़ेगा। किसी आदमी से फर्जी अपने लिए यहां से वहां भेज रहे हो। अरे आ रहा हल्का समझ में क्या बताया मैंने आपको, ठीक। तो आज की जो क्लास है इसमें भी प्रोजेक्टाइल मोशन ही लिखा हुआ है ना, इसमें आज हम वर्क पावर एनर्जी के नाम से इसका टॉपिक चेंज करा देंगे, ठीक है। बाकी हम कल मिलेंगे, फ्राइडे को तो क्लास होनी है। एक बच्चा कह रहा जी शनिवार को भी ले लो, सैटरडे को यार ऐसा होता ना कि वाइफ मेरी है गवर्नमेंट जॉब में, सैटरडे संडे उनका ऑफ रहता है, घर में रहते हैं सभी, बाकी दिन तो रहते ही नहीं घर पे, वर्किंग रहती है 9 से 5। दिल्ली में तुम्हें पता है ट्रैफिक रहता है, घर से निकलो पहले 1 घंटा पहले 8 बजे, फिर शाम को भी 6 साढ़े 6 बजे आओ, तो पूरे दिन तो हम खाली रहते ही हैं अकेले, एक आध दिन ही मिलता है ना। तो बाकी फिर वो फिक्स ही हो गया है, वरना पहले तो बहुत सारे लोग तो देखो, आप देखो 5 दिन भी क्लास नहीं लेते होंगे साइंस स्पेशल में, किसी सब्जेक्ट के 2 दिन होते हो, किसी की 3। तो यही था पहले फिक्स कि 2-2 दिन की क्लास फिक्स थी कि 2 दिन फिजिक्स चलेगा, 2 दिन केमिस्ट्री, 2 दिन बायो चलेगा, एक वीक में साइंस स्पेशल में। तो मैंने कहा कि मुझे थोड़ी क्लास में ज्यादा पढ़ाता हूँ, क्योंकि मैं आराम से पढ़ाता हूँ, उतना जल्दी जल्दी मेरे से सिलेबस नहीं खिंचता। मुझे जब तक खुद से फील ना आए ना कि ये बात आप तक पहुंची कि नहीं पहुंची, तो मेरा आगे बढ़ने का मन ही नहीं करता। तो मैंने कहा कि भाई मैं 5 दिन क्लास लूंगा, और आप इतने परम भावुक हो गए हो, आप कह रहे हो सैटरडे को भी ले लो। सैटरडे को लेना शुरू कर दिया तो एक आध ऐसा फिर वो संडे को भी बताने लग जाएगा, है ना। तो भाई हमारी एक क्लास हो तो मैं सैटरडे को भी ले लो, ऐसे ऐसे बहुत सारे बैच हैं। अब ये क्लास खत्म हुई 12:30 से दूसरी भी है,
और ये क्लास खत्म होगी, आपको लग रहा होगा सर 12:21 हो रहे हैं अभी, आपके पास 8-9 मिनट है। नहीं, ये अभी क्लास को सेव किया जाएगा, इसकी पीडीएफ बनाई जाएगी, वो पीडीएफ फिर आगे ट्रांसफर की जाएगी जो आपको मिलेगी। तो 5-6 मिनट उस प्रोसेस में भी लगते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी मिलेंगे कल की क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय, टेक केयर एवरीबॉडी, बाय एवरीवन।